नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत के बजट पर पूरी दुनिया की नज़र। बजट सत्र की शुरुआत से पहले बोले प्रधानमंत्री मोदी। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि बजट से पहले सस्ता हुआ सोना चांदी, कीमतों में आई जोरदार गिरावट। पूरी लिस्ट आपको बताएंगे। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि में होगी बढ़ोतरी, बजट में किसानों को मिल सकती है सौगात। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि यूएई और चीन ने बिना शर्त के लेन देन से किया इनकार, बैंक से लेकर एयरलाइन तक बेचेगा पाकिस्तान। और साथ ही साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा कि अमेरिका ने यूक्रेन को अपने हाल पर छोड़ा, F-16 लड़ाकू विमान का करार किया रद्द। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भारत के बजट में मोदी सरकार सबकी इच्छाओं को पूरा कर सकेगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। भारत के बजट पर पूरी दुनिया की नज़र। बजट सत्र की शुरुआत से पहले बोले पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बजट सत्र में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस बजट पर भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़र है। उन्होंने कहा कि आज एक दिन बेहद महत्वपूर्ण है और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी और उनका संबोधन भारत के संविधान, संसदीय प्रणाली का गौरव है और नारी सम्मान का भी अवसर है। पीएम ने कहा कि दूर सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाली हमारी महान आदिवासी परंपरा के सम्मान का भी ये अवसर है। और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी एक महिला हैं जो कल बजट पेश करने वाली हैं। पीएम बोले कि आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़र भारत के बजट पर है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बजट से पहले सस्ता हुआ सोना चांदी, कीमतों में आई जोरदार गिरावट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इकोनॉमिक सर्वे से ठीक पहले यहाँ पर सोने की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। 1 फरवरी को देश का बजट पेश किया जाएगा और इससे पहले दोनों ही धातुओं की कीमतों में कटौती देखने को मिली है। सोना और चांदी दोनों ही सस्ते हो गए हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में गोल्ड का भाव 57,000 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और इसके अलावा चांदी का भाव 68,500 रुपये के करीब कारोबार कर रहा है। दोस्तों, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गोल्ड का भाव 0.05% की गिरावट के साथ 57,018 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम किसान सम्मान निधि में होगी बढ़ोतरी, बजट में किसान को मिल सकती है ये सौगात। जी हाँ दोस्तों, किसानों की आर्थिक रूप से मदद करने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चलाती है और इन्हीं योजनाओं में से एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना है जो काफ़ी लोकप्रिय है। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि दी जाती है और ये अमाउंट प्रधानमंत्री मोदी 3 किस्तों में किसानों को ट्रांसफ़र करते हैं। अब केंद्र सरकार किसानों को इस योजना से संबंधित तोहफा दे सकती है। और संसद का बजट सत्र 31 जनवरी 2023 से शुरू है और सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश कर दिया है। हर बार की तरह इस बार भी हर वर्ग के लोगों को सरकार और वित्त मंत्री से काफ़ी उम्मीदें हैं और माना जा रहा है कि इस बार किसानों के लिए सरकार बजट में कई बड़े ऐलान कर सकती है। बढ़ती महंगाई के साथ साथ किसानों की लागत में वृद्धि भी देखी गई है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि बजट में सरकार पीएम किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी कर किसानों को तोहफा दे सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूएई और चीन ने बिना शर्त के लोन देने से किया इनकार, बैंक से लेकर एयरलाइन तक बेचेगा पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आर्थिक संकट के चलते पाकिस्तान डिफॉल्ट की कगार पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के मित्र देश सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और चीन ने अब साफ कर दिया है कि वो शहबाज सरकार को बेल आउट नहीं देने जा रहा है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पिछले दिनों यूएई का दौरा किया था, लेकिन ये व्यर्थ रहा। इतना ही नहीं, यूएई के राष्ट्रपति पाकिस्तान जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया और अब थक हार कर शहबाज सरकार पाकिस्तान की 5 बड़ी सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी संयुक्त अरब अमीरात को बेचने जा रहे हैं और पाकिस्तान कर्ज के लिए IMF से भी बातचीत कर रहा है। शहबाज सरकार ने यूएई को पाकिस्तान की सरकारी तेल और गैस कंपनी, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन में हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सरकार ने कथित तौर पर इन पाकिस्तानी कंपनियों में हिस्सेदारी संयुक्त अरब अमीरात की 2 कंपनियों को बेचने का प्रस्ताव रखा है और इससे पहले सऊदी अरब और यूएई ने साफ कहा था कि वो अब पाकिस्तान को अरबों डॉलर की मदद मुफ्त में नहीं देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका ने यूक्रेन को अपने हाल पर छोड़ा, F-16 लड़ाकू विमान का करार कर दिया रद्द। जी हाँ दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल पूरा होने वाला है। दोनों देशों के बीच की तकरार कब खत्म होगी इसे लेकर कोई आसार
निकट भविष्य में नजर नहीं आ रहा है। रूस लगातार अपने हमले से यूक्रेन पर आग बरसा रहा है, लेकिन यूक्रेन भी अपने हौसलों को बुलंद कर घुटने नहीं टेक रहा है। दोनों देशों के बीच की लड़ाई में यूरोपीय देश और अमेरिका अपनी अपनी तरफ से यूक्रेन को सहयोग कर रहे हैं और इसी बीच अमेरिका यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने के करार से पीछे हट गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन ने जो F-16 लड़ाकू विमान मांगे हैं उन्हें अमेरिका मुहैया नहीं कराएगा। बाइडेन का यह बयान तब सामने आया जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो रूसी हमले का बदला लगातार ले रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फिर सक्रिय हो रहा है पश्चिमी विक्षोभ, दिल्ली में चलेंगी तेज हवाएं। और दोस्तों इस हफ्ते कैसा रहेगा मौसम, ये मौसम विभाग का अपडेट आ रहा है। दिल्ली NCR के इलाकों में हुई झमाझम बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। हालांकि लोगों को प्रदूषण से काफ़ी हद तक राहत मिली है और अब मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR के इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और दिल्ली NCR में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, लेकिन 4 से 5 दिन तक शीतलहर की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि दिल्ली में अगले 3 दिन हवा की गति तेज रहने का अनुमान है। हवा की दिशा उत्तरी पश्चिमी होगी और इसकी गति 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने के आसार हैं, जिससे ठंड के साथ प्रदूषण में राहत मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विज्ञानी डॉक्टर नरेश ने कहा है कि अमूमन उत्तर पश्चिमी हवाएं निचले स्तरों पर चलती हैं और इससे उत्तर पश्चिमी भारत के आसपास के क्षेत्रों पर तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट की संभावना है। हालांकि इसके बाद एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ फिर दस्तक देने वाला है जो फरवरी के आसपास पश्चिमी हिमालय पर दस्तक देने वाला है और ये पश्चिमी विक्षोभ कमज़ोर है और इससे हिमालय की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी देखी जा सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कभी भारत के मसले दूसरे सुलझाते थे, अब हमारी ओर देख रही है दुनिया, बजट सत्र में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें संसद के बजट सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में देशवासियों का आत्मविश्वास बढ़ा है और दुनिया का उसे देखने का नजरिया बदला है। उन्होंने कहा कि कभी दूसरे देश हमारे मसलों को सुलझाते थे, लेकिन आज हमारी ओर दुनिया उम्मीद से देख रही है। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें 2047 तक ऐसा भारत बनाना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और हर आधुनिक बदलावों से सहमत हो। ऐसा भारत हो जिसमें गरीब ना हो, ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति समाज के विकास के लिए आगे खड़े हों। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी 2024 में फिर हरियाणा की सभी 10 सीटें जीतेगी, हुड्डा के गढ़ में अमित शाह की हुंकार। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहना से 2024 के लोकसभा चुनाव अभियान का बिगुल फूंकते हुए यह दावा किया कि 2024 में हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों पर कमल खिलेगा। उन्होंने राज्य के लोगों से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा को वोट देने की अपील की है। इसी के साथ अमित शाह ने कहा कि हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने पिछले 8 साल के दौरान भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है और सभी क्षेत्र में विकास किया है। बता दें कि गोहना सोनीपत जिले में पड़ता है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा रहा है। अमित शाह का हरियाणा दौरा रविवार को खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया था और मौसम की खराब होने के कारण उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिल सकी थी और वो रविवार को राज्य में एक रैली को संबोधित करने वाले थे। हालांकि उन्होंने फ़ोन के माध्यम से रैली को संबोधित किया। बीजेपी की हरियाणा इकाई पिछले कुछ हफ्तों से इस रैली की तैयारी कर रही थी और शाह यहां पार्टी की एक जनसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन आपको बता दें कि बारिश ने सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि फ़ोन पर जन उत्थान रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि हरियाणा के लोगों पर मुझे विश्वास है कि हर लोकसभा सीट पर भाजपा का कमल खिलेगा और पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल में हरियाणा में इतना विकास हुआ जो बीते 70 सालों में नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार कम हुआ है, कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है और जातिवाद समाप्त हुआ है। अब शिक्षित सरपंच हरियाणा को आगे ले जा रहे हैं। गौरतलब है कि भाजपा ने 2019 में हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीओके को लोगों को चाहिए भारत की मदद, जम्मू कश्मीर चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं और भारत के संविधान के तहत नामांकन करने की है उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के लोग अपनी आज़ादी के लिए भारत से मदद मांग रहे हैं। पीओके के बाग नीलम वैली गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों से सीधी
की बात में पता चला कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीओके के लिए 24 सीटें रिजर्व हैं और जब भी वहां चुनाव हो भारत के संविधान के तहत वो लोग नामांकन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पीओके में जन्मे नागरिकों को भी भारत सहूलियतें दे, सिर्फ यही नहीं पीओके के लोगों को लोकसभा राज्यसभा में जगह दे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फ्रांस ने भारत भेजा परमाणु ऊर्जा युक्त खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर शिप, चीन में मच गई खलबली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन सीमा विवाद के बीच फ्रांस के सबसे खतरनाक परमाणु ऊर्जा युक्त एयरक्राफ्ट कैरियर शिप के मुंबई पहुंचने से चीन में खलबली मच गई है। फ्रांसीसी नौसेना का सबसे घातक माने जाने वाला विमान वाहक युद्धपोत मारने सद्भावना यात्रा पर भारत आया है। इसके मुंबई पहुंचते चीन की नौसेना सतर्क हो गई है। फ्रांसीसी नौसेना के इस जहाज के आगमन से ड्रैगन दहशत में आ गया है। उससे भारत और फ्रांस की जुगलबंदी से खतरे की आशंका है। हालांकि भारत के पास भी विश्व के खतरनाक विमान वाहक पोतों में शामिल INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है। आपको बता दें कि भारत और फ्रांस पुराने रक्षा साझेदार हैं और इन दोनों ताकतवर देशों में हाल ही में रक्षा और सहयोग के क्षेत्र में कई बड़े अहम समझौते हुए हैं। दुनिया में सबसे खतरनाक माना जाने वाला राफेल लड़ाकू विमान भी फ्रांस ने ही भारत को दिया है और इससे पाकिस्तान से लेकर चीन तक को गहरी चिंता है। हाल ही में फ्रांस ने भारत के डिफेंस कॉरिडोर और आत्मनिर्भर भारत व मेक इन इंडिया के बढ़ते कदम को देखकर रक्षा साझेदारी की इच्छा भी जताई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मन की बात में PM मोदी बोले, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी संस्कृति में है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मन की बात 2023 वर्ष की पहली मन की बात में सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नया साल 2023 खुशियां और नई उम्मीदें लेकर आया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम भारतीयों को इस बात का गर्व भी है। हमारा देश लोकतंत्र की जननी भी है। लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी संस्कृति में है। सदियों से ये हमारे कामकाज का भी एक अभिन्न हिस्सा रहा है। स्वभाव से हम एक लोकतांत्रिक समाज हैं। मन की बात में PM मोदी ने कहा कि भारत के प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष दोनों मनाने का फैसला किया है। योग का संबंध स्वास्थ्य से भी है और बाजरा भी स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोनों अभियानों में जनता की भागीदारी के कारण एक क्रांति रास्ते पर है। जैसे लोगों ने बड़े पैमाने पर सक्रिय भागीदारी कर योग और फिटनेस को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है, इसी तरह लोग बड़े पैमाने पर बाजरा को अपना रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राम से इतना लगाव, नेपाल में शिलाओं के स्पर्श को मर रहा जन सैलाब, जनकपुर में अनुष्ठान बिहार तक छोड़ने आएंगे लोग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या के निर्माणाधीन राम मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति के लिए पड़ोसी देश नेपाल से निकली शालिग्राम शिलाएं शनिवार देर रात मिथिला नगरी जनकपुर धाम पहुंच गई। जनकपुर के जानकी मंदिर प्रांगण में पहुंचने पर देवशिलाओं का मुख्य महंत राम तपेश्वर दास ने स्वागत किया और इस मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जनकपुर के जानकी मंदिर परिसर में शनिवार रात 11 बजे देवशिलाओं का आगमन होते ही नेपाल के नागरिकों की भारी भीड़ जुट गई। वहीं जनकपुर प्रवेश करने पर आम जनता ने शिलाओं की शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। नेपाल सरकार के मंत्रियों के सांसदों ने पंडितों की मौजूदगी में देवशिलाओं को पूजा और वस्त्रदान किया। यही नहीं, शिलाओं के आगमन पर कहीं शांति पाठ तो कहीं वैदिक मंत्रोच्चार भी किया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कभी सफल नहीं होंगे वो लोग, BBC की डॉक्यूमेंट्री पर विवाद के बीच PM मोदी ने दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश में मतभेदों को बोने और विभाजन पैदा करने के प्रयास के प्रति देशवासियों को आगाह करते हुए विश्वास दिलाया कि इस तरह के प्रयास कभी सफल नहीं होंगे। दिल्ली छावनी के करियप्पा मैदान में राष्ट्रीय कैडेट कोर की एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एकता का मंत्र ही भारत के लिए श्रेष्ठता हासिल करने का एकमात्र तरीका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं के कारण पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। उनकी सरकार ने डिजिटल स्टार्टअप और इनोवेशन क्रांतियों की शुरुआत की है, इससे युवा लाभान्वित हो रहे हैं। ये भारत के युवाओं के लिए नए अवसरों का समय है। हर कोई ये मान रहा है कि भारत का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले NCC कैडेटों को संबोधित करते हुए कहा कि देश को तोड़ने के बहाने ढूंढे जाते हैं। भारत माता के बच्चों के बीच विभाजन पैदा करने के लिए भांति भांति की बातें निकलकर माँ भारती की संतानों के बीच दूध में दरार डालने की कोशिशें हो रही हैं और इस तरह के प्रयासों के बावजूद भारत के लोगों के बीच कभी मतभेद नहीं होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली, UP व पंजाब में
बारिश की संभावना, पहाड़ों पर जारी रहेगा हिमपात। IMD का ताज़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान कई जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण रविवार को आकाश में बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में हल्की बारिश होगी। यह गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। इससे अधिकतम तापमान तो गिरेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR में रविवार को अधिकतम तापमान 17 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। सोमवार को भी आकाश में आंशिक बादल छाए रहेंगे। ठंड से राहत बने रहने की संभावना है और इस दौरान कई इलाकों में हल्की बारिश होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। LAC पर भारत की चौकस तैयारी। 135 किलोमीटर लंबी लद्दाख रोड पर शुरू हुआ काम। जी हाँ दोस्तों, पड़ोसी मुल्क चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करता है जिससे दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी रहे। हालांकि सीमा विवाद पर भारत भी कमतर नहीं है, चाहे वो गलवान में चीनी सैनिकों से दो हाथ हो या अरुणाचल प्रदेश के तवांग में झड़प। दोनों बार चीन को ही मुंह की खानी पड़ी है और इस बीच भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर चौकसी की तैयारी भारत ने कर ली है। भारत ने 135 किलोमीटर लंबे सिंगल लेन राजमार्ग बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और आपको बता दें कि ये राजमार्ग देश के लिए एक अहम रणनीतिक सड़क साबित होगी। 135 किलोमीटर लंबे राजमार्ग की लागत करीब 400 करोड़ रुपए बताई जा रही है और ये आने वाले 2 सालों में बनकर तैयार भी हो जाएगी। इसे सिंगल लेन राष्ट्रीय राजमार्ग के पेरीमीटर के आधार पर तैयार किया गया है। ये नई सड़क सिंधु नदी के साथ साथ चलेगी और ये लेह में भारत चीन सीमा के काफ़ी करीब बनाई जाएगी। 135 किलोमीटर लंबी ये सड़क पैंगोंग के दक्षिण चुशुल और पूर्वी लद्दाख के दैमचौक के बीच की दूरी को कम करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत में पिछले 8-9 साल में हुए बड़े बदलाव। एस जयशंकर ने किताब लिखकर दिखाया चीन से निपटने का रास्ता। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत में पिछले 8-9 वर्षों में बहुत बड़ा बदलाव देखा गया है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के बाद देश एक अग्रणी ताकत होगा। अपनी किताब द इंडियन वे के मराठी अनुवाद भारत मार्ग के विमोचन के मौके पर जयशंकर ने पुणे में ये बात कही। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य लोगों को राष्ट्र की विदेश नीतियों से जोड़ना था, न कि केवल मंदारिनों को सुनना। और इसी के साथ उन्होंने चीन और महत्वाकांक्षी उत्तर पड़ोसी के साथ साथ जापान के साथ भारत के संबंधों, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भूमिका के साथ देश के सामने आने वाली चुनौतियों पर बात की। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मास्टर स्ट्रोक चलने की तैयारी में बीजेपी। PM मोदी के राजस्थान दौरे के 5 सियासी मायने, पूरी रणनीति तैयार। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में भले ही विधानसभा चुनाव के लिए कुछ महीने ही बचे हों, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुकी है और इसके लिए पूरी तैयारी दिख रही है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दिख रहे हैं और इस साल पहली बार PM मोदी राजस्थान आए और अब सूत्र बता रहे हैं कि PM नरेंद्र मोदी दौसा भी आने वाले हैं। इसके पीछे जहां एक तरफ कई दावे किए जा रहे हैं, राजस्थान कांग्रेस से चुनाव से जोड़कर देख रही है। बीजेपी इस बार अपनी नई रणनीति से चुनाव में उतरने की तैयारी में है और राज्य के नेता बड़ी भूमिका में नहीं दिख रहे। किसी को बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं दी जा रही है। सभी नाराज लोगों को मनाने की कोशिश भी जारी है। तो दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक चलना शुरू कर दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जाओ, भारत से मित्रता करो। कंगाल पाकिस्तान को इन ताकतवर मुस्लिम देशों ने दी है ये नसीहत। जी हाँ दोस्तों, कंगाल पाकिस्तान दुनिया के सामने कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर हो गया है और इसी बीच पाकिस्तान को उसके 2 दोस्त मुस्लिम देशों ने भी 2 टूक कह दिया है कि अब कश्मीर का राग अलापना बंद करो। हम कश्मीर पर आपका सार्वजनिक रूप से साथ नहीं दे सकते हैं। बेहतर यही है कि कश्मीर को भूल जाओ और भारत के साथ दोस्ती करो। पाकिस्तान को ये नसीहत उन 2 मुस्लिम देशों ने दी है जो कंगाल पाकिस्तान को बड़ी मदद देते रहे हैं, लेकिन इनके आगे पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांगता है और उन्हीं ने कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ छोड़ने की बात कह डाली है। ये 2 मुस्लिम देश हैं सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ड्रैगन की हरकतें देख भारत के साथ खड़ा हुआ अमेरिका। कहा चीन LAC पर करे एक तरफा प्रयास तो दे मुंह तोड़ जवाब। जी दोस्तों, भारत चीन सीमा पर चीन की हरकतों को देखने के बाद अमेरिका भी खुलकर भारत के समर्थन में आ गया है। चीन वर्षों से भारत में घुसपैठ और अतिक्रमण जैसा एक तरफा प्रयास करता आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख क्षेत्र से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ड्रैगन की जबरदस्ती को देखते हुए अमेरिका ने भारत को उसी अंदाज में जवाब देने को प्रोत्साहित किया है। अमेरिका ने कहा
है कि एलएसी पर यदि चीन किसी भी तरह का एक तरफा प्रयास करता है तो भारत उसका कड़ा प्रतिरोध करे और ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब दे। आपको बता दें कि हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एलएसी का दौरा किया है। उन्होंने चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों से मुलाकात की है और इस दौरान जिनपिंग ने पीएलए का हौसला भी बढ़ाया है। माना जा रहा है कि शी जिनपिंग का ये दौरा हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे के एलएसी दौरे और अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के जवाब के तौर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने हाल ही में वास्तविक नियंत्रण रेखा का दौरा किया था और सेना के जवानों व गांव के लोगों से भी बातचीत की थी। साथ ही सीमा पर सजगता और सतर्कता बढ़ाने को कहा था। इसके बाद शी जिनपिंग ने भी एलएसी जाकर मौजूदा हालातों का निरीक्षण कर पीएलए सैनिकों की हौसला अफजाई की है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारी संख्या में परमाणु बमों का निर्माण कर रहा है भारत। चीन को लेकर बदली नीति, मोदी सरकार पर बड़ा दबाव। जी हाँ दोस्तों, चीन को फोकस में रखकर भारत की मोदी सरकार ने अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। यह दावा एक अमेरिकी रिपोर्ट में किया गया है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की आक्रामकता के खिलाफ भारत भी आक्रामक अंदाज में तैयारी कर रहा है और चीन को पूरी तरह से फोकस में रखकर अपने परमाणु शस्त्रागारों का आधुनिकीकरण कर रहा है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने 2022 को लेकर अपनी आकलन रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि भारत अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण करना जारी रखे हुए है और देश की परमाणु रणनीति जो पहले पाकिस्तान पर केंद्रित थी वो अब चीन पर ज्यादा जोर देती दिखाई दे रही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आज का भारत, नया भारत बीते दशकों में हुई भूलों को सुधार रहा है। राजस्थान के भीलवाड़ा में बोले पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के भीलवाड़ा में शनिवार को भगवान देवनारायण की 1111वीं जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं आया, मैं पूरे भक्तिभाव से एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने आया हूँ। अभी मुझे यज्ञशाला में पूर्ण आहुति देने का सौभाग्य मिला। मेरे लिए ये भी सौभाग्य का विषय है कि मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को आज आपके बीच आकर भगवान देव नारायण का आशीर्वाद लेने का पुण्य मिला। दोस्तों